2010 में यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए 5,47,698 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए थे, जिसमें से 965 स्टूडेंट्स ही इस एग्जाम में सिलेक्ट हुए। वहीं दूसरी ओर 10 साल बाद 2020 में 10,40,060 स्टूडेंट्स इस एग्जाम में फॉर्म फिल करते हैं और 796 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। 10 साल बाद एप्लीकेशन फॉर्म्स डबल हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सिलेक्शन सीट्स -169 से घटा दी गई है। यहाँ पर सवाल आता है, ऐसा क्यों? ऐसे हर साल 10 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स के ऊपर बेरोजगार का टैग लगता है। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में द डार्क ट्रुथ ऑफ यूपीएससी एग्जाम। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा। ये यूपीएससी है, यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। तुम्हारे सभी सॉल्यूशंस के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है और वो है पॉजिटिव अप्रोच। 99.9% फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला। पलट के देखो तो 6 साल गायब। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद कितना? 15,000। मेंस का बाद 3,000 बचता है। इंटरव्यू के बाद 1,000 में मैक्सिमम नंबर बोल। यानी इस क्लासरूम में तुम में से शायद कोई एक आधा आईएएस बन जाए, शायद। कोनिचिवा दोस्तों, टॉप 5 आईएएस कोचिंग सेंटर्स जिनमें से रैंक 3 और रैंक 4 की पोजीशंस पे जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो सिर्फ 2 स्टार टीचर्स की वजह से बहुत ही ज्यादा 2018 से 2022 के बीच में बहुत ही तेजी से ग्रोथ में पकड़ी गई। और वो कोचिंग्स के नाम हैं वाजीराम एंड रवि आईएएस कोचिंग सेंटर और दूसरी है दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर। जो दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर है उसके जो ओनर है मिस्टर विकास दिव्यकीर्ति सर, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ी, उनकी कोचिंग में स्टूडेंट्स की अप्लाई करने की संख्या भी बहुत ही तेजी से बढ़ी। और दूसरी बाजीराम एंड रवि आईएएस कोचिंग सेंटर, जिसके टीचर हैं जो कि हिस्ट्री पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छे मिस्टर अवध ओझा सर। अब जो आईएएस की कोचिंग्स होती हैं उनमें कुछ कोचिंग्स में तो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाते हैं। कुछ आईएएस कोचिंग्स होती हैं जिनमें पर्टिकुलर पूरा A से लेकर Z तक का पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है। जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी फ़ी भी बहुत ही हाई चार्ज की जाती है, जो कि 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में पर ईयर की फ़ी लेते हैं। और जो छोटे छोटे या फिर नॉर्मल कोचिंग सेंटर्स हैं उनमें 30,000 से 1 लाख तक की फीस लेते हैं। अब इधर पे बात हो ही रही है तो जो दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर है, जिसकी इंटरव्यूज़ आपके यूट्यूब की फीड में बहुत ही बार दिखाए भी होंगे, उस कोचिंग की अभी कुछ रिपोर्ट्स निकली हैं जिसमें बताया गया है कि साल 2018 से 19 के बीच में 21.23 लाख करोड़ की नेटवर्थ सिर्फ इस कोचिंग सेंटर की हुई है। और दूसरा साल 2019 से 2020 के बीच में 21.63 लाख करोड़ की फिर से इन लोगों ने नेटवर्थ जनरेट की थी। अब आपने बहुत से लोगों को तो सुना ही होगा कि भाई बिहार से तो बहुत सारे लोग निकलते हैं आईएएस, मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आईएएस बिहार से निकलते हैं। मगर ये सच नहीं है। सबसे ज्यादा आईएएस सिर्फ एक स्टेट से निकलते हैं, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 717 आईएएस अभी तक निकले हैं, बिहार में 452, राजस्थान में 322, तमिलनाडु में 318। मतलब उत्तर प्रदेश के आसपास भी कोई स्टेट नहीं है। लेकिन ये अफवाह उड़ाई जाती है कि बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस निकलते हैं। ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी एक कारण है कि क्यों ऐसा बोला जाता है। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक रिपोर्ट निकली थी, उसमें 2005 से 2015 के बीच में नंबर ऑफ आईएएस सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से निकले थे। मगर 2015 से 2022 के बीच में उत्तर प्रदेश के आईएएस सिलेक्शंस के जो नंबर्स थे वो बहुत ही तेजी से नीचे गिरे हैं और बिहार के बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़े हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा नाम बिहार का एक्सप्लोड किया गया। अब इधर पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें की जाती हैं। अब आप खुद सोचिए, एक आईएएस ऑफिसर इंटरव्यू के समय बोलता है कि वो पैसों से ज्यादा अपने देश से प्यार करता है, तो आज के समय में ज्यादातर आईएएस ऑफिसर्स अपनी जॉब को छोड़कर स्टार्टअप एस्टैब्लिश करने में क्यों लगे हैं? इसीलिए क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पैसा है। से प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों ने रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और पीसीएस ऑफिसर्स से पूछा
कि why are most of the honest IAS IPS officers frequently transferred। उसके रिप्लाई में उन्होंने बहुत ही अच्छे जवाब दिए। उन्होंने कहा इसका आंसर तो खुद इस क्वेश्चन में ही है, ऑनेस्टी। जो IAS IPS जितनी ज्यादा ऑनेस्टी के साथ काम करेगा उसका उतना ही ज्यादा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सबसे मेन इशू IAS IPS को फेस करना पड़ता है एक पॉलिटिकल इंटरफेस। MP MLAs के अंडर में काम करना पड़ता है उन लोगों को, और जो MP MLAs हैं और IAS IPS ऑफिसर्स हैं, अगर दोनों का ओपिनियन नहीं मिलता है तो आप ये समझ लीजिए जो IAS IPS ऑफिसर्स हैं उनके अगले कुछ दिनों में ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर दोनों के ओपिनियंस मिलते हैं तो फिर MP MLAs तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। उनको फिर समझ में आता है कि हाँ, अभी हम अकेले ही करप्शन कर रहे थे, अब हमारे साथ कुछ पढ़े लिखे करप्शन वाले भी आ जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं रखता हूं जो कि बहुत ही ऑनेस्टी के साथ काम किया, उनके बहुत ही ज्यादा ट्रांसफर्स भी हुए। पहले नंबर पे हमारी TB अनुपमा IAS, ये बहुत ही ऑनेस्ट IPS ऑफिसर रही है। डॉक्टर श्रीराम बेनगीतरमन IAS, मैं नाम तो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं। इनके ट्रांसफर को एज ग्रांटेड नहीं लिया गया, बल्कि इसको एक प्रमोशन का नाम दिया गया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ऑनेस्टी से अपना काम करते थे। अशोक खेमका IAS, इन्होंने 25 ईयर्स की जॉब अपनी की है, उसमें से 47 बार इनका ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब ये अपनी दोहरे शतक से बस 3 ट्रांसफर दूर ही बचे हुए हैं। अब उन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों ने फिर कुछ IAS IPS ऑफिसर से एक और क्वेश्चन पूछा कि व्हाई डू मोस्ट गुड सिविल सर्वेंट्स रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो अवधेश सिंह जो कि एक्स IRS ऑफिसर्स रह चुके हैं, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया रिप्लाई में आंसर दिया। उन्होंने कहा एक IAS बनते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, जो कि आप 8 से 9 साल में बन जाते हो। इसको ऑक्यूपाई करने के बाद 16th ईयर में आप कमिश्नर बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो एक IPS बनते हैं तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सबसे पावरफुल पोस्ट मानी जाती है, जो कि 5 से 6 साल में ऑक्यूपाई की जा सकती है। और उसके बाद आपकी 14th ईयर में आप DIG की पोस्ट पर पहुंच सकते हो। पहले एक IAS की लाइन में सबसे बढ़िया पोस्ट 16th ईयर में मिलती है, दूसरी ओर एक IPS की लाइन में सबसे बढ़िया पोस्ट सिर्फ 14th ईयर में मिल जाती है। IAS ऑफिसर्स का कहना ये भी है कि हम बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं, उसके बाद भी अगर हम सबसे अपनी बेस्ट पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो भी हमें 2 साल एक्स्ट्रा लगते हैं इन कंपैरिजन टू एक IPS ऑफिसर। UPSC एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, इसके बारे में आप जितना भी बात करें कम ही है। एक IAS ऑफिसर 4 से 5 पेजेस का ऐसे लिखता है दहेज ना लेने पर, और वो खुद IAS इसीलिए बनता है जिससे कि उसे मोटा दहेज मिल सके। एक IAS ऑफिसर जब इंटरव्यू में किए गए सवाल पर बोलता है कि तुम IAS क्यों बनना चाहते हो, तो उसका बढ़िया सा रटा हुआ जवाब आता है कि मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, मैं कुछ बढ़िया उन्नति लाना चाहता हूँ जिससे कि मेरा देश डेवलप हो सके। मगर डेवलप तो हो ही नहीं रहा है, और उनमें से जो सच में सेवा करना चाहते हैं उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जो उनके बिल्कुल अपोजिट रहते हैं, जो सिर्फ मजे कर रहे होते हैं गवर्नमेंट जॉब के, उनका ट्रांसफर तो नहीं होता है, मगर कुछ समय बाद उनकी पॉकेट में मनी जरूर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा, इस वीडियो को आपके आसपास जितने भी लोग UPSC की तैयारी करने के लिए जाते हैं उनसे आप बस एक सवाल जरूर पूछा कीजिए कि तुम IAS, IPS या PCS क्यों बनना चाहते हो, और उनसे ये बोलना कि कोई भी मुझे रटा हुआ जवाब नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा जानना है कि तुमको IAS, IPS क्यों बनना है। और हाँ, एक और प्रॉब्लम है कि जो भी IAS, IPS या PCS की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं और वो लोग जब प्री दे लेते हैं, मेन दे लेते हैं और इंटरव्यू में रह जाते हैं, कुछ लोग प्री देकर ही रह जाते हैं, उन लोगों के पास कुछ भी आगे बढ़ने के लिए फिर बचा नहीं रहता है। उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस रहती हैं, या तो टीचर बन जाए, या तो हम एक बढ़िया सी दुकान खोल लें, या फिर अपना कोई बिजनेस खोल लेते हैं। ये बहुत ही बेकार चीज है, क्योंकि उनमें से भी बहुत ही डिजर्विंग लोग हैं जो कि भले ही IAS, IPS ना बन सके, लेकिन उनको अगर उन्होंने प्री निकाला है या फिर मेंस निकाला है तो उनको उस स्टेज के हिसाब से एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब पर्टिकुलर देनी ही चाहिए।